नमस्कार साथियों। जो भी लोग बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब ने तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों ने या फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी तैयारी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी परीक्षा होने से रही, लेकिन पता नहीं विभाग कब फिर से तैयार हो और एग्ज़ाम डेट घोषित कर दे, तो उस समय हम लोग शीघ्रता से तैयारी करने के फेर में काफ़ी परिश्रम करना पड़ जाता है हम लोगों को। इसलिए अगर इस परीक्षा की तैयारी करनी है लगातार सिलसिलेवार ढंग से, तो हमें अभी से जगना होगा। तो इस तैयारी को शुरू करने से पहले वैसे तो अधिकांश लोगों को सिलेबस मालूम ही होगा, फिर भी एक बार सिलेबस का रिवीजन करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। आइए जो संशोधन हुआ है उसको भी देख लेते हैं और सिलेबस को एक बार फिर से देख करके फिर तैयारी करेंगे तो थोड़ा टू दी पॉइंट तैयारी हो पाएगा। आइए सिलेबस का अवलोकन करते हैं। तो यह जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें कुल अंक 150 रहेंगे और प्रश्न भी 150 ही रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसे हल करने के लिए हमें कुल समय 2 घंटे का दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। और गलत आंसर नहीं करिएगा तो कोई अंक नहीं कटेगा। इससे आगे चलते हैं। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें कि न्यूनतम अर्हतांक जो है अगर उससे कम लाएंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, फेल होने जाएंगे इस परीक्षा में। वह अलग अलग कोटियों के लिए अलग अलग है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। वहीं ओबीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या एबीसी के लिए 34%, एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 32%, आर्थिक पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम अर्हतांक में कोई छूट नहीं दी गई है, अर्थात इन्हें सामान्य वर्ग की तरह 40% अंक ही लाना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की ओर चलें तो जहाँ तक सिलेबस का बात है, सिलेबस पर बात करने से पहले आइए एक बार प्रतिशत के अंकों को पूर्ण अंक में बदल कर देख लेते हैं। जहाँ तक सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक की बात है, तो 40% का अर्थ हुआ कि आपको 60 अंक 150 में लाना पड़ेगा। 36.5% जो ओबीसी के लिए है उसमें आपको 54.75 अंक लाने होंगे, और 34% जो ईबीसी के लिए है उसमें आपको 51 अंक, और 32% जो एससी एसटी के लिए है उसमें आपको 48 अंक लाना अनिवार्य है। आइए अब आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस का जो पहला खंड है वो सामान्य अध्ययन का खंड है। इस खंड की बात करें तो इसमें विभाग ने जो सिलेबस जारी किया है उसके हिसाब से निम्नलिखित जो ये सारणी में जो है जितने टॉपिक हैं उन्हीं से प्रश्न होने की संभावना है। ज़्यादातर प्रश्न उन्हीं से रहेंगे, चूँकि आयोग का सिलेबस है, और कुछ एक प्रश्न बाहर से तो हर परीक्षा में ऐसा होता ही है, एक आध प्रश्न बाहर से आ जाए। लेकिन आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो उसे हमें देखना है। तो यह जो सिलेबस है आयोग का सामान्य अध्ययन खंड का, यह मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित है। पहला भाग है, उसमें 75 अंक का हुआ सामान्य अध्ययन खंड। इसमें पहला भाग है प्रारंभिक गणित, जिसमें कि आयोग लिखता है कि 8वीं स्तर तक का गणित पूछा जाएगा और उससे 20 अंक के प्रश्न आएंगे। दूसरा भाग में है सामान्य विज्ञान, वो भी 8वीं स्तर तक का होगा और उससे 15 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरा भाग होगा राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का, अर्थात करंट अफेयर्स का, इससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे। इससे आगे जो इतिहास वाला पोर्शन है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, उसमें भी विशेष रूप से 1857 ईस्वी के बाद से
इससे 10 अंक के प्रश्न होने की संभावना है। 5वें भाग में भूगोल जो कि 10वीं स्तर तक का हो सकता है, उससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे। इससे आगे बढ़े तो सामाजिक अध्ययन, इसमें सब कुछ मिला हुआ रहेगा। तो इसमें आपका अधिकांश विषय जिसका भी समावेश करना होगा इसी के अंतर्गत 10 अंक का दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल अंक आपका 75 इसमें हो गया। इससे पहले जो सिलेबस था ये संशोधित सिलेबस है, चूँकि संशोधन सिर्फ सामान्य अध्ययन खंड में ही किया गया है। इससे पहले जो था उस सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उनमें से 2 चीज़ें हटाई गई हैं। संशोधन के फलस्वरूप भारतीय राज्य व्यवस्था और मानसिक क्षमता परीक्षण को सिलेबस से हटाया गया है, अर्थात अब रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। और जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो 10 अंक का वेटेज था वो घटा दिया गया है। अब उससे कुछ प्रश्न इसी सब के अंतर्गत पूछ लिए जाएंगे। आप लोग विभाग के वेबसाइट पर पुराना वाला और नया वाला दोनों सिलेबस देख सकते हैं। मैंने भी उसका एक शॉट लगा दिया है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक क्षमता परीक्षण के प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के तहत कुछ संख्याएं पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूर्व की तरह उसके लिए विशेष रूप से कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। अब आइए डीएलएड का सिलेबस देखते हैं, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी में आधे अंक इसमें हैं, मतलब 75 अंकों का यह सिलेबस है। इसमें जो इकाई 1 है, इस इकाई में कुल 7 बिंदुओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अर्थात इस इकाई 1 को कुल 7 भागों में बांटा गया है। इस इकाई में बच्चे, बचपन, शिक्षा, विद्यालय और समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। तो ये जो 7 भाग हैं वो हैं बच्चे तथा बचपन। पहला भाग बच्चे तथा बचपन, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। दूसरा भाग है बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। तीसरा है शिक्षा, विद्यालय और समाज, इन तीनों के अंतर संबंधों की समझ। चौथा है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, इसमें विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। इसी का 1 का 5वां जो हिस्सा है वो है शिक्षा, इसकी सामान्य अवधारणाओं, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। और इसका 6ठा भाग है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार या दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण कौन कौन से दृष्टिकोण? तो दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास, ज्ञान की अवधारणाओं और दार्शनिक। और 7वां भाग जो है वह है ज्ञान की अवधारणाओं। वो किस परिप्रेक्ष्य में? तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में। तो ये 7 भाग हो गए इकाई 1 के। इसमें इन 7 का अध्ययन करना है। अब आइए इकाई 2 पर चल। इकाई 2 में हमें कुल 8 विचारक या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले जो है वह है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के संदर्भ में जो हमें पढ़ना है उनकी एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, हिंद स्वराज। तो हमें हिंद स्वराज को पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए शिक्षा पर जो लेख दिया गया है उसको पढ़ना है। उसमें विभिन्न, मतलब कि उसमें संपादक और पाठक का संवाद के रूप में यह किताब है पूरी की पूरी। और उसमें शिक्षा एक हेडिंग से जो लिखा गया है उसे हमें पढ़ना है। दूसरे विचारक आते हैं गिजू भाई बधेका, जो कि बहुत फेमस विचारक हैं। इनकी भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दिवा स्वप्न। उसमें भी शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए हमें पढ़ना है। तीसरे विचारक के बारे में जो पढ़ना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका शिक्षा नामक एक लेख है, उसमें सीखने की स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता की भूमिका को रेखांकित करते हुए। चौथा मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ना है। उनकी एक पुस्तक है ग्रहणशील मन। इस पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय, उसमें भी ग्रहणशील मन जो पुस्तक है उसमें विकास के क्रम नामक एक अध्याय है। उस शीर्षक अध्याय से बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए हमें अध्ययन करना है। 5वें वैज्ञानिक हैं या विचारक हैं
तो ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग के समक्ष 1882 में एक बयान दिया था। उसी बयान को हमें पढ़ना है और शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए पढ़ना है, उस पर विशेष ध्यान देते हुए। छठे वैज्ञानिक जो हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इनका एक शैक्षिक लेख है बाल केंद्रित शिक्षा। इनका जो शैक्षिक लेख है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए उसे पढ़ना है। 7वें नंबर पर हैं जे कृष्णमूर्ति। इनका भी एक लेख है शिक्षा क्या है। उसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, एक सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। 8वां है जॉन डीवी। जॉन डीवी का एक पुस्तक है शिक्षा और लोकतंत्र। इस पुस्तक से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख को जो पढ़ना है उसमें शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए। इस प्रकार से इन 8 वैज्ञानिकों के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो हमारा दूसरा इकाई पूर्ण हो जाएगा। अब आइए तीसरे इकाई पर थोड़ा ध्यान डालते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इस इकाई में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के साथ साथ वृद्धि एवं विकास तथा सृजनात्मकता का अध्ययन कुल 11 बिंदुओं में किया जाना है। वे 11 बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला बिंदु है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणाओं तथा विविध प्रकार। दूसरा है पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। तीसरा है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। चौथा है बाल विकास, अवधारणा, विकास के विविध आयाम एवं प्रभावित करने वाले कारक। 5वां पॉइंट है वृद्धि एवं विकास, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। 6ठा है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ। 7वां पॉइंट है सृजनात्मकता, अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। 8वां है खेल से आशय, तो इसमें है अवधारणा, विशेष आवश्यकता, विशेष बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। खेल से आशय में है अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। 9वां पॉइंट है व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, तो इसमें एक वैज्ञानिक का सिद्धांत है एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ लेते हुए। 10वां पॉइंट है बच्चों में भावनात्मक, संवेगात्मक विकास का पहलू, तो इसमें भी एक सिद्धांत पढ़ना है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। और अंतिम और 11वां पॉइंट है तीसरे इकाई का नैतिक विकास और बच्चे, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे एवं कोहलबर्ग का सिद्धांत। इकाई 4 में हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा एवं देखभाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के बारे में अध्ययन करना है। इसमें मुख्य रूप से 10 बिंदुओं पर फोकस करना है। पहला है ECCE की आवश्यकता एवं उद्देश्य। दूसरा एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCE पाठ्यचर्या की समझ, ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। चौथा है कक्षा में विकासोन्मुकूल बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण। 5वां है प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। 6ठा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। 7वां है शारीरिक शिक्षा, अवधारणा एवं महत्व। 8वां है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति। 9वां है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार। 10वां है राज्य में विद्यालय की तैयारी में अकादमिक एवं सामाजिक संस्थाओं की भूमिका या अपेक्षा। अब आइए इकाई 5 को देखते हैं। इकाई 5 में हमें विद्यालय संगठन और इसके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करना है, साथ ही आदर्श शिक्षक के बारे में भी पढ़ना है। यह इकाई 9 भागों में बटा हुआ है। पहला है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ। दूसरा है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा है समावेशी शिक्षा के अनुरूप
विद्यालय संगठन व प्रबंधन। चौथा है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षा शिक्षण में बदलाव। पाँचवां है कक्षा शिक्षण की प्रकृति, परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक आदि। छठा है पाठ्य सहगामी व सह शैक्षिक क्रियाएँ, महत्व योजनाएं एवं क्रियान्वयन गतिविधियों, कला, खेल इत्यादि। सातवां है विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन प्रगति पत्रक। आठवां है शिक्षक वृत्तिक विकास, थोड़ा इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया है, शिक्षक वृत्तिक विकास। इसकी अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श एवं सीमाएं। नौवां है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था एवं शिक्षक, प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षण शास्त्रीय, परिवर्तनकारी। आगे आइए छठी इकाई की ओर चलते हैं। इस इकाई में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं का अध्ययन करना है, जिसमें जिला स्तरीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय संस्थाएं और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं प्रमुख हैं। तो पहला है निकटवर्ती जिला स्तर की संस्थाएं, उसमें है संकुल संसाधन केंद्र या CRC, दूसरा है प्रखंड संसाधन केंद्र या BRC, और तीसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डायट, और चौथा है प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय या PTEC। दूसरे पॉइंट में आता है राज्य स्तर की संस्थाएं, जिसमें मुख्य रूप से 6 संस्थाएं प्रमुख हैं। राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड BSEB, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड या BBOS, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, जिसमें कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इन सब का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा गया है, लेकिन एक बार दोहरा देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या NCERT, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान या NIEPA, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या NCT। और यहाँ जो D नंबर से नहीं लिखा गया इंग्लिश, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड BSSB, और बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड BSMEB, और फिर हो गया बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड तो BBOS। इसके आगे इकाई 7 में समता, समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के साथ शिक्षकों के अस्मिता के समकालीन विमर्श के बारे में अध्ययन करना है। तो इसमें जो है पहला है भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांगजन। दूसरा है कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ। तीसरा है समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया। चौथा है समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ। और बिहार का संदर्भ। पाँचवां है शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठ्यचर्या, पुस्तकें, कक्षाई प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक संवाद के विशेष संदर्भ में। छठा है जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। सातवां है समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध। आठवां है शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। अब आइए इकाई 8 और अंतिम इकाई। इस इकाई में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ ICT का अध्ययन करना है। तो पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005 या NCF 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 या BCF 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की समझ। दूसरा है शिक्षण अधिगम में ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता और उपयोग। तीसरा है सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्यों के साथ ICT का एकीकरण। अब इन 8 इकाइयों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि हमें इसमें इकाई 2 के अंतर्गत 8 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के कुछ पुस्तकों के कुछ अंशों को या लेखों को पढ़ना है। इकाई 3 में भी 4 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करना है। इस प्रकार सिलेबस देखने पर हमें 12 शिक्षा मनोवैज्ञानिक तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अन्य इकाइयों में कुछ और मनोवैज्ञानिक भी हैं जिनका चर्चा नीचे किया जा रहा है। तो जो सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं दिखते, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वो लोग आएंगे। तो हम लोग एक बार जब सरसरी निगाह से उन सबको देख लेंगे तो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए सिलेबस में देखते हैं। इकाई 1। इकाई 1 में आएगा ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी। दूसरा आएगा मोरलैंड एवं लेविन का सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया के 5 चरण। इकाई 2 में जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक से शिक्षा लेख, गिजू भाई बधेका का दिवास्वप्न पुस्तक से और रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा लेख से, मारिया मोंटेसरी के ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास क्रम अध्याय, ज्योतिबा फुले का हंटर आयोग को दिया गया बयान, डॉक्टर जाकिर हुसैन का शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, जे कृष्णमूर्ति का लेख शिक्षा क्या है, जॉन ड्यूवी का शिक्षा और लोकतंत्र पुस्तक से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा। इसके आगे अगर इकाई 3 में देखते हैं तो इकाई 3 में हमें एरिक एरिक्सन, इनका जो है व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम से संबंधित मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आएगा पढ़ने के लिए। फिर जॉन बॉल्बी, बच्चों में भावनात्मक और संवेगात्मक विकास से संबंधित लगाव का सिद्धांत आएगा। जीन पियाजे का नैतिक विकास से संबंधित परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता का सिद्धांत आएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत आएगा नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 सोपान। मैकडूगल के 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियों को ही हमें पढ़ना है। जेम्स लेंज, केनन बार्ड और स्केक्टर सिंगर का संवेग से संबंधित सिद्धांत भी इकाई 3 में आएगा। इसके आगे इकाई 4 में किसी विशेष मनोवैज्ञानिक के किसी विशेष सिद्धांत का अध्ययन नहीं करना है। वैसे तो किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम तो आते ही रहता है किसी परिभाषा में या फिर किसी कथन में, लेकिन किसी विशेष सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। इकाई 5 में विलियम हेनरी किलपैट्रिक की परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का जिक्र है और पॉल हार्सी और केन ब्लेंचर्ड का स्थितिजन्य नेतृत्व का सिद्धांत है। इकाई 6 में भी किसी विशेष मनोवैज्ञानिक के किसी विशेष सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलेगा। अगर इकाई 7 की बात करें तो इकाई 7 में कैगन का शिक्षक अस्मिता के संदर्भ में सर्जनवादी विकासात्मक सिद्धांत, जिसमें शिक्षकों के 3 प्रकार का उल्लेख है, उसका जिक्र हमें मिलेगा। अगर इकाई 8 और अंतिम इकाई की बात करें तो इसमें एडगर डेल का शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत या डेल का अनुभव शंकु या अधिगम पिरामिड हमें पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से देख समझ चुके हैं कि इसमें अगर हम वैज्ञानिकों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से 20 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करना है। वैसे तो परिभाषा या फिर किसी अन्य तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे विचारकों का कथन आदि आते रहता है, उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर जो भी लोग इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और एक सिलसिलेवार ढंग से कि हम अभी से तैयारी करते हैं ताकि जब डेट निकले तो फिर हमें परेशानियों का सामना न करना पड़े, और अपनी तैयारी को एक नियमित अंतराल मतलब कि नियमित रूप से चलाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल अभी मान के चलिए लास्ट फरवरी 24-25 तारीख से अपना पढ़ाई जारी करेगा और आपको रोज़ 1-2 वीडियो मिलेगा। एक जो है एक खंड के लिए, सामान्य अध्ययन खंड के लिए, उसमें 25 प्रश्न या फिर किसी ऐसे टॉपिक की चर्चा की जाएगी जो एग्ज़ाम में जिसके आने की संभावना बहुत अधिक हो। और फिर
दूसरा टॉपिक जो होगा वो डीएलएड खंड का होगा। उसमें भी हर इकाई का सिलसिलेवार ढंग से और प्रश्न और उसकी व्याख्या के साथ आपको एक एक वीडियो रोज़ दिया जाएगा। और रविवार को कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। आपको उन्हीं जो वीडियो है उसका एक रिवीजन के लिए मतलब कि 150 प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपको एक क्विज की तरह करवाया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा यह कंटेंट और हमारे साथ आपको तैयारी अपनी मजबूत करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब का जो बटन लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे उसको क्लिक करें और घंटी का जो बटन आएगा उसको दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। और अगर आपको यह उपयोगी लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।